बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए क्या उपाय करें जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब व्यूअर्स के साथ वो उपाय शेयर करूंगी जिससे के माध्यम से बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स आसानी से खुल सके, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अगर आप इस सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार प्रेगनेंसी के 9 महीने की पूरी अवधि 9 महीने 7 दिन या 40 हफ्ते मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार होती है। अगर डिलीवरी 37 से लेकर 40 हफ्ते के बीच में होती है तो इस दौरान मां और बच्चा यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों के सुरक्षित प्रसव होने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल रहती है। साथ ही साथ जटिलताओं की होने की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है। अमूमन जो बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स होता है वो प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान अक्सर ही बंद रहता है। जैसे ही लेबर की प्रक्रिया शुरू होती है तो जहां एक तरफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या बच्चेदानी में संकुचन शुरू हो जाते हैं, उसी के चलते हुए फिर बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स फिर फैलने लगता है यानी डायलेट होने लगता है। साथ ही साथ उसकी थिकनेस कम होने लगती है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इफेसमेंट कहा जाता है, यानी कि सर्विक्स का मुंह पतला होने लगता है। जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या बच्चेदानी में संकुचन आते वैसे वैसे सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट यानी कि बच्चेदानी के मुंह खुलने और उसके पतला पड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं पहली बार डिलीवर कर रही हैं उनका सर्वाइकल डायलेटेशन यानी कि बच्चेदानी के मुंह खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से होती रहती है। जब बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुल जाता है यानी कि जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है तब फिर बच्चा वजाइना में आता है और तब नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से ये बच्चेदानी के मुंह खोलने की प्रक्रिया फास्ट करी जा सकती है और नतीजतन नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। सबसे पहला उपाय होता है बीइंग फिजिकली एक्टिव। आज के जो मौजूदा दौर है उसमें अधिकांश महिलाएं बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि आराम परस्त जीवन व्यतीत करती हैं। जहां हमारे दादी नानी के जमाने में नॉर्मल डिलीवरी का रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था क्योंकि वो घर के सारे कामकाज अपने आप करती थी, लिहाजा उनकी पेल्विक मस्कुलेचर रिलैक्स रहता था और उनकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती थी। आज के दौर में भी अगर हम खेत में काम करने वाली महिलाओं की बात करें या कुछ मजदूर महिलाएं भी जो लगातार काम करती रहती हैं, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी का रेट बहुत ज्यादा रहता है। इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से घर और बाहर दोनों के कामों में झोंक दें। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने पर प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान आप पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े ना रहे, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड ना करें। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करेंगे और बिस्तर पे पूरी टाइम बैठी रहेंगी और 2 लोग का खाना खाते रहेंगी तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर को समझते हुए कंफर्टेबली अपने नॉर्मल एक्टिविटीज और नॉर्मल रूटीन को प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान भी जारी रहे। और अगर आप वर्किंग वुमेन है, घर के बाहर अगर आप काम काजी, तो जब तक आपकी कंफर्टेबल है और जब तक आपकी डॉक्टर आपको मना न करे तब तक आप अपना आखिरी तिमाही तक या आखिरी महीने तक भी अपना कामकाज निरंतर जारी रख सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट ना दें जिससे कि आपको और आपके बच्चों को किसी कॉम्प्लिकेशंस में लैंड ना करना पड़े। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल अवश्य लीड करेंगे तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना जरूर बढ़ जाएगी। दूसरा मुख्य उपाय होता है वॉकिंग करना। जी हाँ, सही कहा गया है। वॉकिंग यानी कि पैदल चलना एक बेहतरीन व्यायाम होता है एंड इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो पहली 2 तिमाही यानी कि पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने तकरीबन 6 महीने तक आप प्रतिदिन 30 से लेकर 45 मिनट तक वॉकिंग कर सकती हैं। वहीं आखिरी तिमाही विशेषकर 8वें और 9 महीने में हम गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप प्रतिदिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वॉकिंग करने की अवश्य प्रयास करिए। वॉकिंग करने से जहां आपके पेल्विक मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उनमें रिलैक्सेशन होता है, स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके साथ ही बच्चे का हेड यानी कि जो सर होता है पेल्विक गर्डल में जाकर फिक्स हो जाता है, जिससे कि बच्चेदानी के ऊपर दबाव पड़ता है और फिर सर्वाइकल डायलेटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने के दौरान आपको वॉकिंग करनी है 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक। जब भी वॉकिंग के लिए जाए तो ध्यान रखिए कंफर्टेबल क्लोथ्स के साथ साथ कंफर्टेबल और फ्लैट शूज अवश्य पहने। साथ ही अपने साथ एक पानी की बोतल भी अवश्य कैरी करें और बहुत एक्सर्ट करने की आवश्यकता नहीं, आराम से धीरे धीरे करके चलते जाए। इसके साथ ही अगर वॉकिंग के दौरान अगर आपके साथ आपका कोई पार्टनर या आपका कोई भी घर का व्यक्ति आपके साथ रहेगा तो जहां एक तरफ ये आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग रहेगा, साथ ही साथ आपको एक सपोर्ट भी मिला रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूज ऑफ लेबर बॉल। लेबर बॉल एक बड़ी सी बॉल होती है जिस पर बैठकर आप प्रतिदिन 15 से 20 बार तक रोटेटरी यानी कि गोल आकार या फिर साइड टू साइड या टू एंड फ्रो इस सामने के पीछे की तरफ मूवमेंट्स करेंगे तो इससे भी पेल्विक मस्कुलेचर जो रिलैक्स होता है, फिर बच्चेदानी का मुंह भी रिलैक्स होगा और सर्वाइकल डायलेशन की प्रक्रिया जो होगी वो फासन होगी और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो लेबर बॉल अगर आपके पास नहीं है तो इस बारे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि आप पेल्विक मस्कुलेचर रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन पे खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी कुछ पोजेस के नाम जिनको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उनको निरंतर प्रैक्टिस करते रहने पर आपके आखिरी तिमाही तक आपका पेल्विक मसल्स का स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन भी होगा, साथ ही साथ बच्चे का हेड नीचे पेल्विक गर्डल में जाके फिक्स होगा जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उनमें से कुछ जो खास तौर पे एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड होती हैं उनमें से बटरफ्लाई पोज जो होता है वो काफी इजी होता है। इसके अलावा आप हाफ स्क्वाट्स कर सकते हैं, फुल स्क्वाट्स विद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डक वॉक यानी कि जब घर की जो महिलाएं होती जब पोछा लगाते वक्त जैसे बैठ के करती जाती है, पोछा लगाती जाती है, उसी तरीके से डक वॉकिंग एक्सरसाइज भी रिकमेंडेड होती है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस के नाम मैंने बताए हैं जिनको आपको चौथे महीने से लेकर डिलीवरी होने तक आपको बराबर प्रैक्टिस करते रहना है। साथ ही आप लेबर बॉल पे भी अगर आप अपने मूवमेंट्स प्रैक्टिस करेंगी तो पेल्विक मस्कुलेचर रिलैक्स होकर डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप पाती हैं कि आपकी ड्यू डेट और डिलीवरी आ गई, अभी तक आपको लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं हुई है, नतीजतन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ साइंटिफिक जर्नल्स में पाया गया कि इस दौरान निप्पल स्टिमुलेशन करने पर भी ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसके चलते फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिल्डअप होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इसी दिशा में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पाया गया है साइंटिफिक जर्नल्स में कि अगर आप ड्यू डेट के करीब अगर आप फिजिकल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ रखते हैं तो फिजिकल रिलेशन रखने के दौरान भी कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जिससे कि फिर सर्वाइकल डायलेटेशन या बच्चेदानी के मुंह खोलने की संभावना बढ़ जाती है। ये पाया गया है कि इंटरकोर्स के दौरान महिला को जब ऑर्गेज्म होता है और इसके अलावा जो सीमेन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रासायनिक तत्व पाया जाता है जिसके प्रभाव के चलते हुए फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और नतीजतन सर्वाइकल डायलेटेशन और एफेसमेंट की प्रक्रिया होकर नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत कंक्लूसिव स्टडीज नहीं है, कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है। लेकिन इसके लिए खास तौर पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर कंसल्ट कर लें क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या आपका प्लासेंटा नीचे की तरफ है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बस यानी कि समय के पहले अगर आपकी डिलीवरी कभी हुई हो या ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही हो तो ऐसे में ये रिकमेंडेड नहीं रहता है। तो इस बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर बात कर लें। इसके अलावा हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब ड्यू डेट के आसपास या ड्यू डेट निकलने पर जब पेशेंट्स आते हैं उनके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, लेबर की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, वो हम गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं। यानी कि जब हम अंदरूनी या इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी की थैली होती है उसको हम एक फिंगर के माध्यम से जो यूट्राइन मस्कुलेचर या यूट्राइन वॉल होता है उससे धीरे से सेपरेट कर देते हैं। जब स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स करा जाता है तो उस दौरान कुछ रासायनिक तत्वों का स्त्राव होता है जिसके चलते हुए फिर देखा जाता है कि अक्सर ही 24 घंटे या 1 दिन के अंदर ही फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लीवर की प्रक्रिया और नतीजतन सर्वाइकल डायलेटेशन एफेसमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है। सब प्रक्रियाओं के बावजूद अगर आप पाती हैं कि आपकी ड्यू डेट निकल गई है, अभी तक आपको लेबर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, सर्वाइकल डायलेटेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर नजदीकी अस्पताल में अवश्य मिले और जरूरत समझ पे आने पे हम गायनेकोलॉजिस्ट इंटरनल एग्जामिनेशन करके आपको कुछ गोली या इंजेक्शन या ड्रिप में दवाई शुरू कर सकते हैं जिससे कि लेबर की प्रक्रिया शुरू हो सके और जच्चा और बच्चा दोनों का सुरक्षित तौर पर प्रसव हो सके।
अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, यानी कि ऐसे कौन से उपाय जिनके माध्यम से बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया सहज और सरल हो सकती है, अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो कम से कम 5 से 10 परिचितों तक इस वीडियो को शेयर कर उनकी जागरूकता अवश्य बढ़ाने का प्रयास करिए। और इस तरीके से स्वास्थ्य जागरूकता मिशन में आप अपना अमूल्य योगदान भी दे सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून, बाय।